Absolutely beautiful, it's mesmerizing यार। है ना भाई? बेचारे वहीं बैठ के शो करते, काश हम कानून नहर वाले पुल से बुला के मारी और किससे रह गया। हम लोग बार बार ये आवाम से अपील करते हैं कि इंडिविजुअल का रोल सबसे अहम है। हर दूसरा बंदा एग्जैक्टली हर चीज को प्रोफेशनल प्रॉब्लम बनाना दूसरी चीज का रोक है। अगर आपको फर्दर क्वारी तो आप मेरे ऑफिस में आ जाए। आई कैन जो है वो ट्राई टू मेक यू समथिंग क्लियर। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद जी आया नू बखैर आगले भली करे आया। वो शत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदर और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। वैसे तो हम रोज़ाना मौसम की, सर्दी की, बर्फ़ की बात करते हैं, पर जब हम बात करते हैं तो हम देखने वालों का दिल भी ललचाते हैं और हमारा खुद भी दिल ललचाता है कि काश हम वहाँ जा सकें। तो भी मैंने आज सोचा ये है कि हम या आप अभी फ़िलहाल जा सकें या ना जा सकें, अपने देखने वालों को लेकर चलते हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, पहले मैं दिखाऊंगा फिर बताऊंगा। चलें ज़रा दिखाएं, ये मंजर दिखाएं, चेक करें। दिस इज़ फेरी मेडोस और ये जो है नांगा पर्वत के बिल्कुल कदमों में। पाकिस्तान से बाहर जो हम स्विट्जरलैंड लग रहा है एग्जैक्टली। या कैलेंडर्स में याद है आपको, बचपन में हमारे कैलेंडर्स आते थे, उस पे ऐसे मनाजिर यस वो थे। यस यू नो, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये गर्मियों में ना बहुत खूबसूरत होती है, बिल्कुल सारा सब्ज़ा होता है, और सर्दियों में बिल्कुल यहाँ पे सफ़ेदी छा जाती है। बिल्कुल सामने जो पहाड़ है, जैसे नांगा पर्वत, वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे बैठ के आप गर्मा गर्म अंडे खाएं। Absolutely beautiful, it's mesmerizing यार। है ना भाई? बेचारे वहीं बैठ के शो करते, काश हम चले, हम दिल से तो वहीं हैं लेकिन फिजिकली यहाँ हैं, और क्योंकि यहाँ हैं तो इसलिए हमें नज़र डालनी पड़ेगी बड़ी खबर पे। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात में पेशरफ्त सुस्त। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त बानी के साथ मुलाकात से मशरूत कर दी। वज़ीर आज़म आज कराची में मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे। स्टॉक मार्केट, बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड। कराची में सर्द हवाओं का राज, शहर कायद में पारा 7 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में स्मॉग के बाइस जिंदगी अजीरन, सैकड़ों शहरी बीमार। पंजाब हुकूमत का स्मॉग के खात्मे के लिए चीनी हिकमत अमली अपनाने का फैसला। तदरीसी निज़ाम का नुक्स या फिर कोई साजिश। इंटर इम्तहानात में कराची के 70% तलबा फेल कैसे हो गए? खाम चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड शरफ अली शाह से होगी आज बात। और उम्र 9 साल, कारनामा बेमिसाल। शतरंज की दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करने वाले रियान रहमान आज होंगे दुनिया बोल है में हमारे मेहमान। चलिए शो का करते हैं बाकायदा आगाज़, और आगाज़ करेंगे सियासत से। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची पहुँच रहे हैं। एक रोज़ा इनका ये दौरा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, चेयरमैन FBR समेत अहम वज़रा भी उनके साथ ही होंगे। और फेडरेशन चैम्बर समेत बिजनेस कम्युनिटी से अहम मुलाकातें भी वज़ीर आज़म की शेड्यूल्ड हैं। दूसरी जानिब पंजाब में पावर शेयरिंग के मामले पर पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में नाराजगी बरकरार है। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर जनवरी के वस्त तक मोहलत भी मांग ली है। ज़राए का मज़ीद कहना है कि नून लीग किसी सूरत पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस नहीं देना चाहती। नून लीग को पंजाब के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तीसरी खबर यह कि हुकूमत और अपोजिशन में होने वाली तीसरी नशस्त ताहाल नहीं हो सकी है। इस सब पे हम बात कर लेते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक साहब। एहतशाम साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस्लामाबाद में तो खैर काफ़ी ठंड हो गई होगी, लेकिन सियासी पारा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। मैं आपसे वज़ीर आज़म का जो दौरा है उस पर ज़रूर बात करूँगा, लेकिन अब आए दिन हुकूमत के लिए जो उनके अपने हलीफ हैं, जो उनके अपने दोस्त हैं, वो ट्रबल पैदा कर रहे हैं यू नो एज़ कम्पेयर टू अपोजिशन, जो कि शायद इतनी ज़्यादा ट्रबल क्रिएट नहीं कर रही। पहले मौलाना फजल रहमान नाराज़ हुए, फिर पीपल्स पार्टी की नवाज़ लीग से नाराज़ियों का सिलसिला जो है वो काफ़ी दिनों से जारी है, और अब जो है एक नई चीज़ खुल के सामने आ गई है कि नून लीग स्पेस नहीं देना चाह रही पीपल्स पार्टी को, जिस वजह से पीपल्स पार्टी थोड़ी नाला नज़र आ रही है। बाय द वे, पीपल्स पार्टी का यहाँ नाला होना बनता है, क्योंकि अगर मेरी किसी जगह स्ट्रॉन्ग फुटिंग है,
मैं आपको स्पेस क्यों दूंगा, आप आइए और ख़ुद बनाइए। क्या कहेंगे सर? देखिए फैसल, उन पीपल्स पार्टी का बनता है नहीं बनता, मुझे तो अब आपकी गुफ्तगू के बाद तो ये पता लगा है वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि सानू नहर वाले पुल से बुला के मारी खोरे कितने रह गया। हमें दिल ललचाया अपना भी और मेरा भी, उसके बाद फिर उसी जगह में वापस आके जो पाकिस्तानी सियासत में क्या हो रहा है। एनीवे, असल बात यह है कि जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो चुकी है ना, देखिए एक अरसे से इनकी 2-3 कमेटियां बनी थी पीपल्स पार्टी की, पेमलन की कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। अब देखें दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे, पीपल्स पार्टी एंजॉय तो कर रही है, जैसे सब जानते हैं, सारे आईनी ओहदे ले लिए हैं, गवर्नर उनके हैं, सदर उनके हैं, और इसी तरह से आप देख लें बाकी जगहों पर भी पहुंच गए वो, लेकिन वो इसमें हुकूमत की कारकर्दगी की बातें करते हैं लेकिन जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं। अभी देखें कल बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट था मरियम नवाज का इसी तरह सामने आया था, जिसमें बताया गया कि जी अपने यूसुफ रज़ा गिलानी जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने गिला किया उनसे कि जी, बल्कि गिला क्या किया, उन्होंने कहा कि कराची का अपना मुल्तान का वो कमिश्नर तब्दील करना चाहते थे और उन्होंने मरियम नवाज को कहा जो चीफ मिनिस्टर हैं कि प्लीज उनको तब्दील कर दें। तो उन्होंने कहा कि अंकल मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन सवाल ये है कि आप पहले तो आप काबीना में तो पूरे तरीके से आए ना, आप जिम्मेदारी तो अपनी ले लीजिए, आईनी ओहदे ले लिए तो आप बाकायदा आए तो उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए एक तो बुनियादी सवाल यह है कि इस वक्त पीएमएलएन भी समझती है कि पीपल्स पार्टी हमें जिद कर रही है, ठीक है हमारे तहदी हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट बनी है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें आना चाहिए वो आते नहीं है। ओपोजिशन भी बन के बैठे हुए हैं, हुकूमत भी बन के बैठे हैं, तो वो कहते हैं ये टेनेबल नहीं बात है, लिहाजा हमें बैठ के चीज़ों को देखना चाहिए। अब सवाल है कि वो पीपल्स पार्टी कहती है कि आपने डे 1 से हमसे वादा किया था कि जनूबी पंजाब के 12 जिला में जितनी तैनाती हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर हैं, वो हमारी मर्जी से आप करेंगे, हमें पॉलिटिकल स्पेस देंगे। अब पॉलिटिकल स्पेस की भी बात देख लें, इस वक्त फैसला ये हो रही है कि वो चाह रहे हैं, क्योंकि देखें ना उनको लग रहा है कि 2027 के बाद किसी ने उनको लॉलीपॉप दिया हुआ है कि बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो वो कह रहे हैं कि भी 12 करोड़ का सूबा है पंजाब, अपना इन रोड तो आप खुद बनाए ना, वहाँ पे आपके पास अपनी जगह नहीं है तो कैसे बनाएंगे। अब ये कहते हैं कि जी अब वो हमें अकोमोडेट इस तरह करें कि अगले इलेक्शन में 20 से 25 एमपीएस की सीटें जो हमें दे दें। वो नवाज शरीफ साहब नहीं मानते, शहबाज शरीफ साहब लॉलीपॉप देते हैं उनको, हाँ कर लेंगे, लेकिन वो नहीं मानते। एक उनको ये है कि जी अब अगर हमने इख्तियार में आना है तो पंजाब हमारे के पास नहीं है, क्या करेंगे हम, वो एक मुश्किल बनी है। दूसरी बात यह है कि बड़े दिनों से आप देख लें कि जिस तरीके से हुकूमत की कारकर्दगी की वो बात करते हैं, अगरचे अब सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है, यानी और तो और अब इमरान खान जेल में बैठ के भी ये कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, चीज़ें ठीक होने की तरफ जा रही हैं। उसके बाद से अब ये कि पीपल्स पार्टी को तो चाहिए कि भी आप बैठ के इनके साथ मामला तय करें, और फिर अगर आपने आइंदा का भी ये बनाया हुआ है कि 2027 के बियॉन्ड आपने पीपल्स पार्टी ने आना है, तो फिर जाहिर है बहुत सी बातें उनको मिल के सहनी पड़ेंगी, फिर सब अकेले नहीं बर्दाश्त करेंगे। फिर एक और बात है, वो इनको बार बार एक मसला बन रहा है फैसल सोनिया कि ये अब देखें कराची पोर्ट ट्रस्ट है, पोर्ट काचे में, वो कहते हैं कि इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारे बंदे लगाए जाएं। अब वो कहते हैं कैसे लगाएंगे, फिर वो कहते हैं कि जी जितनी अब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हो रही जजों की, वो हमारे लोग जो है, हमारे लॉयर विंग के लोग हैं, उनको उनमें अकोमोडेट किया जाए, वो वहाँ पे नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है ये, और तीसरी चीज़ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपीए जो है वो कहते हैं जो फंड आप देते हैं पीएमएलएन को जितने उतने हमें दें तरक्याती कामों के लिए, और आपको पता है पैसे तरक्याती कामों में जो पैसा दिया जाता है आधा वो खाया जाता है। अभी आपने देखा होगा जमशेद दस्ती जो पीटीआई के एमएनए रहे, उनका मशहूर क्लिप आपने देखा होगा जिसमें टीवी में बैठ के वो कह रहे हैं कि जी मैंने अपना 50 करोड़ का तरक्याती फंड जो है ना वो 10 करोड़ रुपया रिश्वत दे के लिया था। अब देखें जब आप रिश्वत दे के तरक्याती फंड लेंगे तो आप मुझे बताएं आप इलाके पे खर्च करेंगे कि अपनी जान पे खर्च करेंगे। तो ये पीपल्स पार्टी के साथ इनके इश्यूज चल रहे हैं, और पीपल्स पार्टी वो कहते हैं तेल देखो, तेल की धार देखो, वो देखते हैं कि बहुत ज्यादा जब पीपल्स अपना पीटीआई पीएमएलएन पे तनकीद होती है तो वो अपने आप को बचाने के लिए एक साइड पे हो जाते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि भी इसमें आप हमारे साथ तो खड़े हो ना, आप इत्तेहादी हैं तो इत्तेहादी बन के दिखाएं। जी यहाँ पे वो कभी बात कर रहे होते हैं अपना फजलुमान के साथ खड़े होकर कभी। एहतशाम साहब वैसे एक खबर है, क्या ये दुरुस्त है कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर जनवरी के वस्त तक मिडल तक जो है वो मोहलत भी मांगी है, और पीपल्स पार्टी समझती है कि नून लीग किसी सूरत पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस नहीं देना चाहती। और साथ में एक चीज़ और जो गर्दिश कर रही है वो है बानी पीटीआई की जो हमशीरा साहिबा है, उन्होंने एक बयान दिया है कि अब उनको हाउस अरेस्ट करेंगे जी, बनी गाला में उनको पेशकश हो रही है, तो इसमें कितनी सदाकत है? देखिए इसी का जवाब मैं आपको पहले दे देता हूँ सोनिया कि इस पर बहुत बातें हुई हैं,
कि जी कभी कहा गया कि जी बानी गला शिफ्ट कर देते हैं, कभी कहा गया कि जी उनको केपी में भेज देते हैं, और फिर इनसे बार बार हुकूमती लोगों ने सवाल किया कि भी आप बताएं किस आदमी ने, किस हुकूमती एहलकार ने आपको ये अश्योरेंस दी थी कि उनको वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो कोई वाज़ेह तौर पे बात नहीं आई। फिर अलीमा बीबी की जिनका आप जिक्र कर रही हैं, उन्होंने अडयाला जेल के बाद ये अखबार नवीसों को बताया कि जी ये ऑफर गंडापुर साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं केपी के, वो हमारे पास लेके आए थे। हुकूमती लोग जो है वो मुसलसल वो इस बात को डिनाई करते हैं कि हमने कोई इस तरह की ऑफर नहीं की। देखिए, इनके लिए एक ऑलिव ब्रांच सोनिया फैसल ऑफर की गई थी ये बातचीत के जरिए, लेकिन आपने देखा कि 2 दिन पहले जो बानी पीटीआई ने ट्वीट किया है ना, एक दफा फिर मुख्तदा के खिलाफ और आर्मी चीफ के खिलाफ उन्होंने वो बातें की हैं जो सब उनको मना कर रहे हैं। उनके पार्टी के लोग कर रहे हैं कि मना कर रहे हैं कि आपने ना फर्स्ट ईयर की लीडरशिप छोड़ी, ना सेकंड ईयर की, ना थर्ड ईयर की। अब कौन बात करेगा? जो बात करने के लिए लोग आते हैं, आप देख लें इनके पार्टी के लोग, उमर यूब को देख लें, इसके बाद सलमान राजा को देख लें, जो लोग हैं वो बात कर रहे होते हैं कि जब तक बानी पीटीआई से बात नहीं होगी वो जो अब इजाजत देंगे तो हम बात करेंगे। तो आपने किसी को आपने मैंडेट ही नहीं दिया अपने लोगों को बातचीत करें, लिहाजा ये बातचीत होती नजर नहीं आती। तो इस हवाले से तो बड़ी सोनिया एक यहाँ पे कहानियां बन रही हैं कि जी अब नेक्स्ट इस पे क्या होगा। बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये मामला खत्म हो गया है, और आज जो स्टेटमेंट आप देखें ख्वाजा आसिफ साहब का, जी बानी पीटीआई ने जो स्टेटमेंट दिया है आर्मी चीफ के खिलाफ एक दफा फिर, तो लिहाजा ये बातचीत खत्म हो गई। पीपल्स पार्टी का सवाल आप देख लें, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची में नासिर शाह और इन्होंने मिलके एहसन इकबाल ने, तो एहसन इकबाल ने कहा जी हमारी उनके साथ बातचीत चलती रहती है, हल्की फुल्की मौसीकी रहती है एक तरफ आज की, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो एक तरफ हुकूमत की पीपल्स पार्टी के साथ मसाइल हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुनिए जो आप पीटीआई के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। सियासत को कहते हैं आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, मुमकिनात का खेल होता है। कौन आपको कहेगा कि जी आप अच्छे सियासतदान हैं, अपनी पार्टी के लिए आप मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आप लोग अंदर बैठे हैं, पार्टी खत्म हो रही है, आपने पार्टी को पार्टी बनने नहीं दिया, सियासी पार्टी ये फैन क्लब बनाया हुआ है, रॉक स्टार के तौर पे आप ऑपरेट कर रहे हैं। तो नतीजतन ये है कि एक ही बंदा रह गया, वो है इमरान खान, उसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है। तो मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा नुकसान करने के बाद इनको खुद, वो पंजाबी में कहते हैं अपनी मंजी थले डांग फेरो, वे अपना मुहासबा करें कि भाई कहाँ पे गलती इतनी होगी। हर किसी के साथ लड़के तो आप मामलात को ठीक नहीं कर सकते ना। अभी आप इनकी हुकूमत, हम तो बैठे हैं इस्लामाबाद में, फैसल इनका हर तीसरा बंदा आके हमें बताता है कि हम क्या करें, हम तो चाहते हैं मामला ठीक हो, लेकिन बानी पीटीआई नहीं चाहते। अब उनके दिमाग में ये कीड़ा है कि जी मुझे तो यहाँ से सीधा निकालें अडयाला से, और मुझे जाके प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बिठा दें और नवाज शरीफ को बाहर कर दें। और भाई ऐसे नहीं होता। आपने अपने जमाने में कितने केसेस बनाए थे लोगों पे झूठे, एक तरीकाकार है ना, केसेस बनते हैं फिर उनको खत्म करने का भी एक तरीका है कि आप अब आया अदालत आप आ रहे होते हैं। अब देखें ना, आप सारा कुछ करने के बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने कल अमेरिका ने क्या कहा है, वो बड़ा जनाब रिचर्ड ग्रेनल का मसला उन्होंने कहा जी कि वो राय करार, उन्होंने कल बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि ये पाकिस्तान का ये अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान की अदालतें फैसला करेंगी, बानी पीटीआई के बारे में हमारा इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। देखिए कांग्रेस के लोग फैसल जो मर्जी बातें करते रहे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बातें करते रहे, सेनेट के, असल बात है कि हुकूमत वक्त की पॉलिसी क्या है, वो पॉलिसी में कहीं फिट नहीं होते। और आखिरी मैं बात आपको बता दूं कि ये जो अब ट्रम्प साहब 20 जनवरी को इनाग्रेशन उनकी होगी, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे मुख्तलिफ इशारों में सऊदी अरब को बता दिया है। आपको मैं खबर दे देता हूँ कि MBS के छोटे भाई हैं खालिद बिन सलमान, जो वजीर दिफा हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बता दिया कि जी हमारी बात उधर हुई है। उन्होंने कहा है ट्रम्प के लोगों ने, करीबी लोगों ने, कि जी आप इस चीज को भूल जाएं कि ट्रम्प साहब आके तो इनकी रिहाई के लिए कुछ करेंगे, उनकी 100 जो तरजीहात में भी ये तरजीह में भी नहीं आते ये। तो मेरा ख्याल है इनको चाहिए कि लॉ ऑफ द लैंड जो है ना, जो जस्टिस सिस्टम मुल्क का अपना मुल्क के अंदर है, वहाँ पे अपना इक्तफा करना चाहिए रादर देन सात समंदर पार कोई मदद की अपील करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान के इस सियासी मंजरनामे पे अहाता कर रहे थे जो कि बदलता ही चला जा रहा है। चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। जी अब ब्रेक का टाइम हो गया, भाई ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब, उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। वक्त हो जाता है वेदर अपडेट्स का। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। शहर कायद की बात करें तो गुज़िश्ता रात पारा 7 डिग्री हो गया था, 60 डिग्री को छू गया था, विच इज़ अमेजिंग। कराची वालों के लिए तो बड़ी ही खुशखबरी वाली बात है, यहाँ तो होता ही नहीं इतना मौसम डाउन। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी बलूचिस्तान के बेशतर अजला में
खुश्क और सर्द हवाएं चलेंगी, मगर बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान नहीं है। कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस फ़िलहाल ना रखें। अहम शहरों के दर्जे हरारत की बात करें तो आज कराची में जो टेम्परेचर मिनिमम रिकॉर्ड किया जाना है वो होगा जनाब 10 और मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्री तक, और स्काई जो है वो क्लियर रहेगा। साथ ही पड़ोसी हमारे हैदराबाद, हम उनकी भी बात कर लेते हैं। हैदराबाद में जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 7 और मैक्सिमम टेम्परेचर जो एक्सपेक्टेड है वो है 25 और पार्टली क्लाउडी रहने के इम्कानात हैं। लेकर चलते हैं आपको मीरपुर ख़ास। तो मीरपुर ख़ास में जनाब आज जो टेम्परेचर मिनिमम एक्सपेक्टेड है वो है 6 और मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्री तक, और ये क्लाउडी रहेगा यानी कि बादलों का राज रहने का इम्कान है। नवाबशाह में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 6 और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 24 डिग्री तक, और यहाँ पर भी पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान। लाड़काना में जबकि आज जो मिनिमम टेम्परेचर होने का है एक्सपेक्टेशंस वो हैं 7 और पार्टली क्लाउडी यानी कि सूरज आता जाता रहेगा, और मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा 25 डिग्री तक। लेकर चलते हैं आपको गवादर की जानिब। तो गवादर में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 6 और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्री तक, और आप देख सकते हैं कि क्लाउडी रहने का इम्कान यानी कि बादल वहाँ पर भी बरकरार। कोयटा की बात करें तो कोयटा में जो आज मिनिमम दर्जा हरारत एक्सपेक्टेड है वो है 1, यहाँ पर भी क्लाउडी यानी कि बादलों का राज रहेगा, और मैक्सिमम जाएगा 11 डिग्री तक। मुल्तान में जबकि आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 6 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जाएगा 20 डिग्री तक, और यहाँ पर ठंडी हवाएं चलने के इम्कानात मौजूद हैं। लाहौर में जबकि आज जो टेम्परेचर मिनिमम एक्सपेक्टेड है वो है 6 और यहाँ पर भी सर्द हवाएं चलने का इम्कान, और साथ में जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो है 17। बात करते हैं फैसलाबाद की। तो फैसलाबाद में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 6, मैक्सिमम जाएगा 19, यहाँ पर भी हवाएं चलती रहेंगी। शहर इक़्तिदार की अगर बात करें यानी कि इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद में जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 5 और मैक्सिमम जाएगा 18 डिग्री तक, और यहाँ पर भी पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान। लेकर चलते हैं आपको वहीं उन्हीं के पड़ोस में मरी में जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 4, पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान, और मैक्सिमम जाएगा 18 डिग्री तक। एक्सक्यूज़ मी। पेशावर में जबकि जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 6 और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो 21 और पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान। मुजफ्फराबाद का जो टेम्परेचर है जनाब वो आज होने वाला है -5 मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम जाएगा 12 डिग्री तक, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पर भी पार्टली क्लाउडी रहेगा। और आखिर में स्कर्दू की बात करूँ तो स्कर्दू में आज जो मिनिमम दर्जे हरारत एक्सपेक्टेड है वो है -4 और मैक्सिमम जाएगा -13 तक, और स्काई जो है वो क्लियर रहेगा। अब ज़रा सी लाहौर की सूरत हाल के बारे में बात कर लेते हैं। लाहौर में आज जो मौसम है वो सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। अगर लाहौर की बात करें तो आज भी वो आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा बोल न्यूज़ से अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, ज़रा लाहौर के हवाले से अपडेट्स दीजिए, क्या मौसम है? जी बिल्कुल, लाहौर में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, और आज दिन भर जो मतला है वो साफ़ रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि कम से कम 7 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। इसके साथ साथ अगर फ़ज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज 8वें नंबर पर है। आज जो है लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी कम है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 164 है। लेकिन तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि शहरी जो हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए रखें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ ताकि वो जो मौसमी एलर्जी है फ़ज़ाई आलूदगी के बायस उससे महफूज रह सकें। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू अफजाल थे जो हमें लाहौर से अपडेट्स दे रहे थे। तो प्लीज़ लाहौर वालों, जितने भी आप लोग हैं और आपके प्यारे सब, प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखें, मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अब जो है हम बढ़ते हैं प्रोग्राम के बकाया हिस्से के जानिब। तो फैसल ओवर टू यू। मौसम के साथ ही मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। मौसम आता है तो हमारे यहाँ वो रहमत नहीं बनता है, चाहे बारिश हो और चाहे वो धुंध का मौसम हो जिसमें स्मॉग बन जाती है। अब पंजाब हुकूमत ने स्मॉग से निपटने के लिए चीन से मुतासिर होकर इक़दाम करने का फ़ैसला किया है। पिछले महीने पंजाब हुकूमत और पंजाब बैंक ने चीन की एक गैर मुनाफा बख्श पेशा वराना तंजीम ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस के साथ वफामत की याददाश्त पर दस्तखत किए थे, जो साफ़ हवा की टेक्नोलॉजीज़ और सनतों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। और इस मुआहदे में ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को फ़रोग़ देने, मुकामी जिद्दत को फ़रोग़ देने और पंजाब के अंदर इस्तादकार बढ़ाने के लिए मुतादिद इक़दाम का खाका पेश किया गया है। इसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि डस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो
उस हवाले से भी पानी के छिड़काव के मंसूबे बनाए गए हैं जगह जगह, और 1500 तामीराती मकामात पर पानी के छिड़काव का फौरी जो है उन्होंने निज़ाम नस्ब करने का हुक्म दे दिया है। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद बशीर साहब, जो कि तर्जुमान हैं इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब के। साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुबह खैर, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। इक़दामात लेने थे, हंगामी इक़दामात लेने थे, और हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत इक़दामात ले रही है। दो चीज़ें जिन पे बात करनी, पहली चीज़ स्मॉग, इस पे क्या इक़दामात हो रहे हैं? पिछले दिनों हमने देखा था कि एक तो स्मॉग टार की तनसीब हो रही थी, फिर ये एयर प्योरीफिकेशन की भी अब चीज़ आ गई, तो आप हमें समझा सकते हैं किस तरीके से काम करेगा? देखिए जी, ये फर्स्ट जो स्मोक टावर है पाकिस्तान का, वो हमने इधर महबूब बूटी के एरिया में लगाया है। और ये बेसिकली तजर्बाती तौर के ऊपर अभी हमने एक जो प्राइवेट कंपनी है उसके थ्रू इसको लगाया है। और इसकी अभी जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, ये जो भी इसकी रीडिंग्स आएगी उसको असेस करके फिर फर्दर आगे डिसाइड किया जाएगा कि स्मोक टावर्स कितने लगने चाहिए, किस शहर में किस कैपेसिटी के लगेंगे और कहाँ कहाँ लगेंगे। तो इसकी अब इसके ऊपर एक कमेटी ऑलरेडी बना दी गई है, जो कि इसकी जितनी भी रीडिंग्स आ रही हैं वो उसको एवेल्युएट कर रही हैं, जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो हेड्स हैं एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट के, वो भी शामिल हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद फिर इसको फर्दर जो है इन्हांस किया जाएगा। और ये जो चाइना के साथ हुआ है, अच्छा अब ये मुझे थोड़ा सा बताइए कि पंजाब में, लाहौर में और दीगर पंजाब के शहरों में मल्टी प्रोंग्ड इशू है आप लोगों को। ना सिर्फ ये कि आलूदगी है, जो सनतें हैं उसका धुआं है, फिर व्हीकुलर जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ भट्टे से उठने वाला धुआं, फिर जाहिर सी बात है पड़ोस से आने वाला फसल का जलाव के बाद का सारा रेजिड्यू। सो ये बताइए कि हम इसको कितने अरसे में कम्प्लीटली वाइप ऑफ तो गालिबन शायद नहीं कर सकें, लेकिन इतना फाइट बैक हम कर सकें कि हमारे लोग इससे बीमार ना पड़े। अच्छा, ये जो स्मोक का फिनोमिना है ना, ये वर्ल्ड वाइड अगर आप इसको पास्ट में भी जाके देखेंगे ना, लंदन स्मोक, चाइना स्मोक, तो बेसिकली इन ब्लिंक ऑफ एन आई इन्होंने इसको काबू नहीं कर लिया था, या फौरन इन्होंने लाइट के स्विच की तरह ऑन ऑफ करके इसको खत्म नहीं किया था। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म एक प्रोसेस है। और देखिए इसके अंदर जो है ना, हम लोग बार बार ये आवाम से अपील करते हैं कि इंडिविजुअल का रोल सबसे अहम है। आप सुन के हैरान होंगे कि इस दफ़ा जो लाहौर के स्मोक के सेट थे उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो ट्रांसपोर्ट का था, और वो 83% था। और लाहौर में इस टाइम तकरीबन 50 लाख से ऊपर मोटर बाइक है और तकरीबन 15 से 20 लाख के करीब गाड़ियाँ हैं। तो अगर आप हर इंडिविजुअल अपनी गाड़ी की टाइमली ट्यूनिंग कराएगा, प्रॉपर ऑयल चेंज कराएगा और वो सारे मामला अपने ठीक रखेगा, तो मेरे ख्याल में एक जो जिम्मेदारी है वो पूरी हो जाएगी। फिर इसी तरह जो इंडस्ट्रीज है, अगर वो इंडस्ट्री चला रहा है तो वो सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज ना करे और प्रॉपर एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाए, तो दूसरा रोल प्ले होगा। तीसरा, आम आदमी का भी रोल आ जाता है कि वो कूड़े को आग मत लगाए, अपने सराउंडिंग को क्लियर रखे, प्लास्टिक भी इस्तेमाल करे, और जितनी भी चीजें गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है, ये गवर्नमेंट जो भी कोई चीजें इम्प्लीमेंट करने का कहती है, तो उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट का साथ दे। तो आने वाले चंद सालों के अंदर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी इसमें। बिल्कुल, लेकिन जो फौरी इक़दामात हैं वो भी हम देख रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने हुक्म दिया है 1500 से ज़ायद जो तामीराती मकाम हैं वहाँ पे पानी के छिड़काव का निज़ाम जो है वो नस्ब करने का उन्होंने हुक्म दिया है। इस पे तजर्बात भी जारी थे और अब फाइनली ये अप्रूव हो गया है। किस तरह ये काम करता है और इससे जो है वो आलूदगी रोकने में कितनी मदद मिलेगी? बेसिकली ये एक सिंपल एक मेथड है। देखिए स्मोक के अंदर जो बेसिक एक कंपोनेंट होता है ना, वो डस्ट होता है, ठीक है, और जो फ्यूजिटिव डस्ट है, ठीक है, उसको टैकल करने के लिए मल्टीपल जो थी स्ट्रेटजीज उसके ऊपर डिस्कशन चली थी। तो ये चाइना का एक मॉडल है कि जब भी कहीं पर भी अंडर कंस्ट्रक्शन कोई भी प्रोसेस चल रहा हो तो वहां पर वो मिस्ट सिस्टम लगा देते हैं, स्प्रिंकलर्स लगा देते हैं, जिससे पानी शबनम की सूरत के ऊपर, ड्यू की फॉर्म के ऊपर जो है वो चलता रहता है। और जितनी देर कंस्ट्रक्शन चल रही होती है वहां पर वो जो ये काम है, ये मिस्ट सिस्टम ओवरऑल चलता रहता है। और ऐसे कि में होता ये है कि जो डस्ट हवा में उड़ने वाला एक एलिमेंट होता है उसके ऊपर जो है आप मुकम्मल काबू पा लेते हैं। अदरवाइज आप देखें अगर किसी एक जगह छोटी सी भी कंस्ट्रक्शन हो रही हो या कोई छोटा सा रोड का पोर्शन ही बन रहा और वहां से गाड़ियां गुजरें तो वहां पर तो डस्ट इतनी हो जाती है कि आपका सांस लेना मुहाल हो जाता है।
तो लाहौर में आपको पता है मल्टीपल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी चल रही हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, डिफरेंट बड़े प्रोजेक्ट की एक्सपेंशन भी चल रही है। तो ये फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन के ऊपर जो है ये एक जो था इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और अब कोई भी जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो इस सिस्टम के बगैर जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकेगी, उनको ये सिस्टम लाजमी लगाना होगा, स्प्रिंकलर सिस्टम। अच्छा, आखिर में ये बताएं सर कि हम देखते हैं कि हमारा जो ग्रीन कवर है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। थोड़ी सी हमारी रहनुमाई फरमाएं कि जो सब्ज़ा है, दरख्त हैं, जो हरियाली है, क्या वो स्मॉग को रोकने में मददगार साबित होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या फ्यूचर में हमारे ये प्लान्स हैं कि ऑब्वियसली लाहौर एज़ कम्पेयर टू कराची इज़ ग्रीनर, लेकिन लाहौर का मज़ीद ग्रीन कवर बढ़ाया जाए सो दैट इससे भी हमें कुछ मदद मिल सके? बेसिकली लाहौर का जो ग्रीन कवर है वो तकरीबन इसकी आबादी के लिहाज से 36% होना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली उस टाइम वो अराउंड 4 या 3 पॉइंट समथिंग जो है वो रह गया हुआ सिर्फ। और इसके लिए फौरी तौर के ऊपर एक लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट करनी होगी कि फर्दर जितना भी ग्रीन एरिया है एक तो उसको क्लीनिंग किया जाएगा, सेकेंडली जितने ये एग्रीकल्चर लैंड को हाउसिंग सोसाइटीज में कन्वर्ट किया जा रहा है वो खत्म होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अब एक फ्यूचर प्लान बना रही है, जैसे पहले एलडीए या इन डिपार्टमेंट का बनता था कि आने वाले सालों के अंदर जो एक ग्रीन पंजाब प्रोग्राम है उसके तहत कौन कौन सी चीज जो है उसके ऊपर पाबंदी होगी। और सेकेंडली ओवरऑल जितनी भी चीजें हैं जो ग्रीन पंजाब के अंडर आएंगी उसके अंदर मेवाकी फॉरेस्ट, कहाँ कहाँ ट्री प्लांटेशन का नंबर बढ़ेगा, पार्क डेवलप होंगे और जो प्रोजेक्ट्स नहीं लगेंगे वो कितना एरिया अपने उसके लिए देंगे। इवन की इंडस्ट्रीज को भी पाबंद किया जाता है हमारे एनवायरनमेंट के एनओसी के अंदर कि वो जब अपना यूनिट ऑपरेशनलाइज कर लेंगे तो वो कम से कम 2000 से लेके 3000 तक जो पौधे हैं वो प्लांट करेंगे। अगर उनकी इंडस्ट्री के अंदर जगह नहीं होती तो हम उनको ये कहते हैं कि ये प्लांट जो है आप किसी और जगह पर गवर्नमेंट को चाहे दे दें या पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर कल्चर को दे दें कि वो रोड के साथ या किसी ऐसी जगह पर जहाँ जरूरत है वो वहाँ पर लगा लें। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में चीजें हमें करनी भी पड़ेंगी और करनी भी होंगी और फिर ही जाकर हम ये जो स्मोक वाला एक फिनोमिना है इससे निकल पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, साजिद बशीर साहब बेहद शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि जो इक़दामात लिए जा रहे हैं वो जल्द अमल दरामद की जा सके, क्योंकि हमने देखा है सोनिया कि जितने बुरी तरीके से इस साल स्मॉग ने लाहौर पूरे पंजाब को अफेक्ट किया है, इट्स बीन वर्स। वो सेहत के मसाइल हो गए ना, हम ये देखें अब सेहत भी इतनी वर्स्ट हो गई है कि हर दूसरा बंदा जो है वो सेहत के मसाइल से जूझ रहा है। हर दूसरा बंदा एग्जैक्टली ब्रेक ले दूसरे बंदे हम ब्रेक ले लेते हैं। मेरे ख्याल से ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। आपको पता है आजकल नन्हे नन्हे बच्चे भी ना बड़े काम कर रहे हैं, इतने से होते हैं, काम इतने बड़े कर रहे हैं, इतने सोनी होते होंगे, वो अंदर से बहुत बड़े होते हैं। जैसा कि हैं 9 साल शतरंज खिलाड़ी रेयान रहमान, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। रेयान पाकिस्तान के सबसे कम उम्र फाइट मास्टर हैं, फाइट अरीना बन गए हैं, जो कि बैनुल अक़वामी शतरंज की फ़ाइट फेडरेशन की जानिब से एक एजाज़ है। रेयान ने मकामी तौर पर शतरंज के कई मुकाबलों में हिस्सा लिया है और ऑनलाइन टूर्नामेंट्स में भी आला पोजीशन हासिल करके 30 से ज़ायद तमगे और शील्ड्स अपने नाम की हैं जनाब। जबकि उनकी हालिया फतह में कायदे टूर्नामेंट में पहली पोजीशन हासिल करना भी शामिल है। रेयान पाकिस्तानी शतरंज टीम के काबिल फ़ख्र रुकन है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद ख़ान से अपने ऑफिशियल पाकिस्तानी शर्ट भी वसूल की और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए काज़ाकिस्तान और बैंकॉक में मुनक़िदा शतरंज के बड़े टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले चुके हैं। तो चलिए रेयान से बात करते हैं। रेयान, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? गुड मॉर्निंग टू यू सर, मैं ठीक हूँ। ऑल राइट। रेयान, कब से शौक हुआ भाई इतना मुश्किल गेम खेलने का आपको? मुझे शौक हुआ तब मैं 7 साल का था। वाह, 7 साल से आप अच्छा। कोई फैमिली में था रेयान जो कि खेलता था जिससे आपको देख के शौक हुआ? जी
मेरे पापा भी खेलते थे, मेरे दादा भी खेलते थे। ओ फैमिली में ब्लड में ही है वो खेलना, तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा ये बताएं कि आप यंगेस्ट फाइट मास्टर हैं, इसका क्या मतलब होता है? अरीना फिडे मास्टर होते हैं। जैसे 2 टाइप्स ऑफ टाइटल्स होते हैं फिडे में। फिडे होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसमें होता है एक ओवर द बोर्ड टाइटल और एक होता है ऑनलाइन वाले। मैंने ऑनलाइन वाला में हासिल किया और उसमें मैंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेटिंग को करना था रिटेन, तो फिर मैं बन गया अरीना फिडे मास्टर। और अच्छा रेहान, हम देखते हैं ना कि हमें चेस में ना इंडिया में बहुत सारे प्लेयर्स मिलते हैं। अभी वर्ल्ड मास्टर्स भी जो हैं उन्हीं का बच्चा जीता है। सो ये बताएं कि आगे आपके आने वाले दिनों में क्या प्रैक्टिस है, कौन कौन से मज़ीद कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना चाहते हैं? जी मैं अभी काफ़ी फोकस कर रहा हूँ क्लासिकल टूर्नामेंट्स में, इसलिए उसमें सारे टाइटल्स मिलते हैं और मैं काफ़ी और टूर्नामेंट्स में अभी खेलूँगा। अच्छा रेहान एक बात बताइए, आपने कहा दादाजी भी खेलते थे, पापा भी खेलते थे और अब आप भी माशाल्लाह खेल रहे हैं, तो घर में जब सारे मिलके ऐसे खेल रहे होते हैं तो फिर कौन जीतता है? ज़्यादा तो मैं जीतता हूँ। कौन? वाह, ये खुद खुद जीतते जीतते हो? खुद जीतते। घर में भी मेडल अपना कभी ही है? कभार मैं जीतता हूँ, कभी कभार मेरे पापा जीतते हैं। अच्छा वो दादाजी जीतते हैं और ये बाबा जीतते आपको जीतने दे देते होंगे। अच्छा ये बताएं मुझे रेहान, स्टडीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? ऑब्वियसली बड़ा ब्रेनियाक किस्म का ये गेम है और इससे दिमाग बड़ा तेज़ होता है, बट इसके साथ साथ स्टडीज़ कैसे मैनेज करते हैं? जी मैं स्कूल जाता हूँ 8 बजे, तो मैं 2 बजे वापस आता हूँ। मैं फिर होमवर्क करता हूँ अपना और फिर थोड़ी सी ब्रेक लेता हूँ और फिर मैं चेस खेलता हूँ। अच्छा, और मुझे ये भी बताएं, आप अभी राना मशहूर साहब से भी मुलाकात कर रहे थे और टी शर्ट भी एक्सचेंज कर रहे थे, तो वो क्या चीज़ थी, वो हमें बताएं। तो कह रहे आप प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के जो है ना राना मशहूर, उनसे भी आपने जी मुलाकात की और उन्होंने भी आपको टी शर्ट दी, तो हाउ वाज दैट मोमेंट? yes that was a very memorable moment। ही इज सो क्यूट। अच्छा, आप माशाल्लाह से बाहर ममालिक भी गए, काज़ाकिस्तान भी गए, कौन कौन से अदर कंट्रीज़ जाके आप खेल चुके हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं? जी मैं गया हूँ कजाकिस्तान में और थाईलैंड में गया हूँ। कजाकिस्तान में भी मुझे काफ़ी मज़ा आया खेल कर, और फिर बैंकॉक में भी मैंने काफ़ी कंट्रीज़ को हराया। जैसे मैंने इंडिया को हराया, हांगकांग को हराया है, वाओ। चाइना को हराया है और काफ़ी और कंट्रीज़ को हराया है। अच्छा रेहान ये बताइए कि अब तक कोई ऐसा मैच हुआ है आपका कि जो आपके अगेंस्ट जो प्लेयर है जिसको वो बड़ा टफ मैच रहा हो? कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके प्लेयर्स ज़रा सा टफ टाइम देते हैं आपको? वो इंडिया के प्लेयर्स। अच्छा, लेकिन फिर भी आप तो हरा के आए हैं ना उन्हें? जी अच्छा रेहान, ये मुझे बताएं कि हमारे पाकिस्तान में जैसे आप माशाल्लाह से इतना अच्छा टैलेंट हैं, छोटे से हैं आप लेकिन अभी से आप चेस जो है इतना अच्छा खेल रहे हैं, सो कैसा हमारा सर्किट है और कितना डेवलप्ड है ये सर्किट, और हमारा इतना स्ट्रॉन्ग चेस का सर्किट है कि हम जाके दुनिया भर में अपनी फतूहात गाड़ सकें, नॉट ओनली यू बट अदर्स एज वेल? जी हमारा अभी चेस का इतना टूर्नामेंट्स नहीं होते हर रोज, तो नॉर्मली एवरी वीक होते हैं हमारा टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में। अच्छा रेहान, मुझे तो बिल्कुल भी शतरंज नहीं आता, बिल्कुल नहीं खेलना आता। कुछ मुझे भी टेक्निक सिखाएं ना, बताएं मैं कैसे खेलना शुरू करूं, क्या किस तरह से होता है, क्या होता है इसके अंदर, क्या प्यादे होते हैं, क्या होता है? मुझे तो वो भी नहीं पता। ओह माय गॉड। नहीं मैं तो शुरू में तब चेस खेलने से पहले ही मैं पहले अपना बोर्ड सेटअप करने के लिए सीखता हूँ और फिर सब कुछ सीखता हूँ। चलें रेहान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक टू यू, और इसी तरह आप जीतते रहें, इसी तरह मुल्क का नाम रोशन करते रहें। तो ये रेहान और इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। ऑस्टेरिटी कैंपेन्स का चर्चा काफ़ी दिनों से है। जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो वो यही कहती है कि हम अखराजात कम करेंगे और तरक्याती फ़ंड्स बढ़ाएंगे, लेकिन इस बार इसको हम अमली जामा पहनते हुए देख रहे हैं और हुकूमत ने जो गैर फ़ाल महकमे हैं बहुत सारे उनको बंद करने का फ़ैसला किया है, कुछ को ज़म करने का फ़ैसला किया है, गैर ज़रूरी आसामियाँ ख़त्म की जा रही हैं। 3 माह पहले नवंबर-अक्टूबर में वफाकी हुकूमत ने राइट साइजिंग इक़दाम के तहत कौमी इदारा बराए बहबूद आबादी को बंद करने का फ़ैसला कर लिया था और अब ख़बर यह है 60% खाली रेगुलर अहदों को ख़त्म करने या उन्हें ख़त्म अहदे करार देने का फ़ैसला हुआ है। और वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद तकरीबन 1.5 लाख ओहदों को ख़त्म भी कर दिया गया है। इन इक़दामात में तकरीबन 80 इदारों को अब कम करके 40 कर दिया गया है। इनमें 25 इदारों को बंद किया जाएगा, 20 को कम किया जाएगा और 9 को ज़म किया जाएगा। और राइट साइजिंग का अमल 30 जून 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी पे बात कर लेंगे माहिर मईशत खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये काफ़ी अरसे से ये चीज़ अब चल रही थी और अब हम देख रहे हैं कि लेवल बाय लेवल ये चीज़ की जा रही है। कितना फ़ायदेमंद साबित होगा ये हमारी मईशत के लिए? पाकिस्तान का जो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म है, यानी कि जो पैसे हम टैक्स की मद में कलेक्ट करते हैं उनको कैसे खर्च करते हैं, ये एक इतना इम्पॉर्टेंट जुज़ है टू मूव फॉरवर्ड, ताकि जो हमारा मालियाती खसारा है, जो कमाते हैं और जो खर्च करते हैं, उसको कम किया जाए। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि हर 1 रुपया जो पाकिस्तान में ख़र्च होता है, चाहे वो जारी यानी कि करंट अखराजात में हो या डेवलपमेंट अखराजात में हो, उसका जो रिटर्न है वो हमें ऐसा हो कि हम कह सकें कि हमने वी हैव स्मार्टली इन्वेस्टेड दैट मनी। और तीसरी उसकी ये जुज़ है कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस लोगों तक पहुँचे, वो पैसे खर्च करके वो काबिल दीद हो। अगर इन तीनों चीज़ों पर देखें तो हम बहुत कमज़ोर हैं। पाकिस्तान की इस वक्त 43 मिनिस्ट्रीज़ थी। कैड जो कि कैपिटल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो डेवलपमेंट करती है, वो तो एक तरह से मिनिस्ट्री थी नहीं, तो अभी उसको ख़त्म कर दिया गया। तो 42 मिनिस्ट्रीज़ हैं, इनमें से 17 सब्जेक्ट ऐसे हैं, बड़ी क्लैरिटी रखिए, जो 18वीं तरमीम और NFC को अगर इकट्ठा पढ़ेंगे तो वो नीचे जाने चाहिए। उनका ख़र्चा, एक रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट ये कहती है सालाना 500 अरब है जो वफाक पे आता है। सो उसमें से कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि पहली 2-3 वेव्स में देखा गया है, और ये जो 400 मैंने आपको बताया, यानी कि 43 मिनिस्ट्रीज़ थी, उनके नीचे 400 झैली अदारे थे, कि उनमें से जो 40 हैं अभी ना उनके नाम आए हैं सामने, ना उनकी डिटेल्स आई हैं सामने। उनमें से कुछ को बंद किया जाएगा, कुछ को ज़म किया जाएगा, कुछ को प्राइवेटाइज किया जाएगा। अब ये अमल, ये कहना आसान है, पर टू कैरी इट थ्रू, लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। फिर उनके जो मुलाजमीन हैं, मैं समझता हूँ कि उनका जो बोझ है ना वो सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज और तो वो कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर नहीं रहे होंगे। तो उनका क्या करना है, क्या उनको लेकर जाना है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, क्या उनको सेवरेंस देनी है, क्या उनको घर भेजना है, गोल्डन हैंडशेक देना है, क्या उनको और जगह एडजस्ट करना है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। सो पहली तो ये बात है, ये एक जुज़ है पूरे इस चीज़ का। फिर SOEs का बोझ इससे अलहदा है, यानी कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का। याद रखिए 170 के करीब कमर्शियल एंटिटीज़ हैं जो सरकार चलाती है, उसको क्या करना है। फिर तीसरी बात, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 600-650-700 अरब इस साल होगा, इसको भी डिवॉल्व करना है, बिकॉज ये भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। इसके अलावा आपके पास टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज़, यानी कि पावर सब्सिडीज़ को निकालना है ये टैरिफ से। अब मैं आपको इतनी चीज़ें गिनवा सकता हूँ, इतने काम होने वाले हैं। अभी तो हमने जिसे कहेंगे ना बिल्कुल टेस्ट किया है सरफेस को, और उसमें भी 40 इदारों के नाम आने दें। 1.5 लाख असामियाँ बजटेड हैं, सो मेरा ख्याल है उसका नंबर तो बहुत आसान है देना, वो दे देना चाहिए कि क्या नंबर था जो 1.5 लाख असामियों का हमने रखा हुआ था। ऑब्वियसली इस सब में एक जो IMF की अम्ब्रेला है उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि ये बातें तो हम 10 साल से कर रहे हैं। मतलब मेरा ख्याल है मेरा कोई इंटरव्यू नहीं गया होगा जिसमें मैंने ये ना कहा हो कि एक्सपेंडिचर रिफॉर्म इज़ द मोस्ट क्रूशियल रिफॉर्म इन रिपेयरिंग पाकिस्तान बजट। बिकॉज जब हम सूबों को पैसे दे देते हैं तो मुश्किल से इतने पैसे बचते हैं कि हम डेट सर्विसिंग दे सकें। एवरीथिंग एल्स
प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सब्सिडीज, रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, ये सब कुछ बोरोड मनी पे। इस वक्त 850 प्लस अरब रुपया, यानी कि 850 अरब रुपया प्लस जो है वो जारी अखराजात पे खर्च होता है। अगर आपको इसमें कमी दिखाई दे अगले साल तो सोचिएगा कि हमने डीप और जिसे कहेंगे ब्रॉड जो रिफॉर्म है वो अंडरटेक कर लिया है। अगर ना दिखाई दे तो इसका मतलब है कि जो एक्सटेंट ज़रूरी है वो नहीं किया। एस्पिरेशनली ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती, पर अगर आपने PIA को नहीं बेचा तो 1 साल का नुकसान और होगा। अगर आपने डिस्कोस को नहीं बेचा तो 1 साल 600 अरब का नुकसान और होगा। इसकी सिविरिटी समझें, इसकी जिसे कहेंगे नीड समझें, और सबसे बढ़ के जो लोगों की दहलीज पर उनकी सर्विस है उसको बेहतर करना तभी मुमकिन हो सकता है कि डिवॉल्व करें प्रोविंशियल लेवल पे और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये सारा प्रोसेस चूंकि होगा तो फिर आपको गवर्नेंस भी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। All right, कैन वी all right. डू ऑल दिस? आई मीन दैट्स अ बिग That's the question. और डॉक्टर साहब इसमें एक चीज़ और ये भी है कि सिंस द नेम haven't been surfaced yet, लेकिन जो नवंबर अक्टूबर की एक रिपोर्ट सामने आई थी उसमें मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री ऑफ सैफरॉन थी, एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ आई डोंट नो कश्मीर अफेयर्स था जिसको गिलगित बल्तिस्तान में जम करना था। इस तरह की चीज़ें हैं। हम उन वाइट एलिफेंट्स को प्रॉपर टारगेट करने में कामयाब हुए हैं कि जहां वाक़ियतन हमें ज़रूरत है, या फिर हम सिर्फ जस्ट जो थी खाना पूरी कर रहे हैं? ये देखिए ना, यही तो बात है। जब तक सारी डिटेल्स, इसमें तो बहुत जुज़ियात में जाकर आई थिंक एक वाइट पेपर अभी तक का अगर आ जाए सामने जिसमें लिखा हो कि ये 40 हैं, इनमें से इतने एम्प्लॉयज़ थे, इतने घर चले गए हैं, या इतने गोल्डन हैंडशेक लेके चले गए हैं, या इतने जम हो गए हैं, या इतनी लेयर्स कट गई हैं, 1 से 16 क्या हुआ है और फिर 17 से 22 क्या हुआ है। ये 2 फर्क कैटेगरीज हैं, ये भी याद रखिए। 1 से 16 आर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्टिव स्टाफ, एंड देन वी कम टू आर द मोर एग्जीक्यूटिव स्टाफ। तो उनमें क्या कमी आई है, किसको जॉब्स को काटा गया है। ये जो 1.5 लाख असामियाँ ये अनफिल्ड हैं, ये पहले 70-80 होती थी, वो बढ़ती रहीं। सो इसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं है कि ये बजट आप चाहे कर दें, ये खर्चा तो नहीं होना। सो लेट्स सी कि ये डिटेल्स सामने आए। देखिए, बड़े जो इस वक्त नुकसानात हैं, 600 अरब का नुकसान करेगा पावर सेक्टर। आप बता दें क्या करना चाहते हैं, ये तो एक बात होगी ना, ये बिल्कुल सामने। इसी तरह बाकी SOEs हैं, उनका क्या करना चाहते हैं। हुकूमत चलाने का खर्चा 850-60 अरब रुपया है, इसमें क्या कटौती 10, 12, 15% कटौती की जा सकती है। इट्स अ बिग अमाउंट टू थिंक अबाउट। उसका एक फाइनेंशियल मॉडल बनना चाहिए कि उसका क्या करना है। फिर जो आप मतलब ओवरऑल नीचे देंगे प्रोविंसेस को, 17 सब्जेक्ट तो बड़े क्लियर है ना, उनमें तो कोई इंतज़ार की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि एस्पिरेशन टू डू व्हाट द अथॉरिटीज आर सेइंग इज़ अ वेरी गुड एस्पिरेशन। वो क्वालिटेटिवली, यानी कि क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करती है, और फिर क्वांटिटेटिवली जैसे आप फरमा रहे हैं कि क्या नंबर हैं। और एक बात तो अभी हमने की नहीं कि डेवलपमेंट बजट जो है, जो कि 1100 अरब के करीब है, उसके खर्चे को कैसे बेहतर करना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 10, 12, 13 ट्रिलियन यानी कि 13,000 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं और वो कंप्लीट अगले 10-12 साल में होने हैं, तो यार यू सीरियसली नीड टू स्टॉप डूइंग न्यू प्रोजेक्ट्स, यानी कि नए प्रोजेक्ट्स किल कीजिए। जो अगले 3 से 5 साल में कंप्लीट होने हैं उस पर मैक्सिमम रकम लगाइए। इसको कहते हैं ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और द रिटर्न ऑन इक्विटी। आपका तभी आएगा ना कि सड़क बनेगी। अब 60% काम हो गया है, पैसे नहीं है, रोकी हुई है, आप उस पर 40% लगाइए, उसको कंप्लीट कीजिए, उससे टोल लीजिए और फार्म टू मार्केट रोड कंप्लीट कीजिए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। सो उस पूरे का क्या होना है यार। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान कैन बी इन अ वेरी वेरी गुड प्लेस। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी पॉजिटिव, बट अगर हम वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं लाएंगे जो ये इन कामों को इतनी क्लैरिटी से समझती हो, क्वांटिटेटिवली समझती हो, क्वालिटेटिवली समझती हो, और वो काम कर सके। हर चीज़ को पॉलिटिकल प्रॉब्लम बनाना एक तरफ का रुख है, हर चीज़ को प्रोफेशनल प्रॉब्लम बनाना दूसरी चीज़ का रुख है। मैं हमेशा समझता हूँ कि अगर अच्छे प्रोफेशनल सॉल्यूशंस आएंगे, मैं इसकी कई मिसालें पाकिस्तान में देता हूँ। जिस सेक्टर को खोला है, जिस सेक्टर में आप बैठे हैं, अगर PTV के अलावा बोल को लाइसेंस ना दिया होता तो आज आपकी नौकरी ना होती। Absolutely. यही तरीका है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का। बट
क्वालिटी ऑफ इंटरवेंशन बहुत मैटर करेगी। जो अथॉरिटीज़ ने अब तक कहा है, उन्होंने एस्पिरेशन दिखाई है, जब तक जुजियात में जाके डिटेल विद नंबर्स, मॉडलिंग फ्रेमवर्क्स क्या होना है नहीं सामने आती। एक मिसाल दूं आपको, अभी हम कह रहे थे यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन जो है उसको बंद करने जा रहे हैं, उसमें 10-11 हज़ार शायद एम्प्लॉइज़ हैं, 6,000 यूटिलिटी स्टोर्स हैं, ज़रा सा शोर पड़ा एंड वी वेंट बैक ऑन इट। अब आज के दौर में कोई जो दुनिया की मतलब स्मार्ट हुकूमत है वो यूटिलिटी स्टोर चला रही होगी? मतलब ज़रा सोचें तो ना कि दौर कौन सा आ गया है। अब चूंकि आप 11,000 को अपना पाथ नहीं दे सके, define your path so clearly, communicate it so well to the people of Pakistan that they understand कि this is a good story to write। 70 चैनल आएंगे तो 300 नौकरियां कॉम्पेयर्स की निकलेंगी, कई कैमरामैन की निकलेंगी, सरकार में and then there will be competition as well, na? There will be competition as well, and perfect competition gives perfect results. Now my last question to you sir is, ये 150 खाली असामियाँ, इस पे मैं चाहता हूँ कि कुछ क्लैरिटी आवाम की करते जाएं। ये 150 खाली असामियाँ कितने अरसे में बनी होंगी और ये है क्या, मतलब कि इन पे कोई क्यों नहीं आया? प्लस ये कि ये हमारी समझने के लिए तो खाली असामियाँ थी, कोई इन पे आया नहीं, तो जब कोई आया नहीं, बैठा नहीं, उसने ग़ालिबन सैलरी ड्रॉ नहीं की या उसके एक्सपेंसेस नहीं थे, तो वो बोझ कैसे बना? इस पे ज़रा क्लियर कीजिए। ये इस तरह बनती हैं, ये 1.5 लाख असामियाँ हैं। मुझे याद है जब लास्ट मैंने कपल ऑफ ईयर्स पहले नंबर देखा था तो 77,000 था। ये इस तरह बनती हैं कि हर जगह नई नई अदारे बनते रहते हैं, हर जगह नई नई डिविजन्स बनते रहते हैं, फिर जो डिविजन्स हैं वो अपनी एक्सपेंशन करते रहते हैं। झैली अदारों में बहुत सी एक्सपेंशन होती है, लेट्स से कैपिटल जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ पे एक्सपेंशन होगी, बहुत जगह एक्सपेंशन होती रहती है। और फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट होता है, फिर कोर्ट स्टे हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, बोर्ड नहीं मीट करता। ये वाली स्टोरी है कि हम अच्छा HR तो कभी हायर कर नहीं पाते, तो ये पड़ी रहती हैं असामियाँ। इनका बोझ इस तरह से है कि जब हम बजट बनाते हैं अपना, तो हम सारी जो असामियों का बजट बनाते हैं वो टोटल असामियों का बना लेते हैं कि जी ये टोटल असामियाँ हैं पाकिस्तान की, सो हम उसको रख लेते हैं, पर वो खर्च नहीं करते हम कभी भी, ना पिछले साल ना उससे पिछले साल। सो ये पड़ा हुआ है, ये कहीं और खर्च हो जाता है। सो बोझ इस तरह से है कि बजट में है पर खर्च नहीं हो रहा। दैट इज द स्टोरी। बट मैं फिर कहता हूं कि HR अच्छी लाना इज द स्टोरी। पॉलिसी मेकिंग अगर पावर मिनिस्ट्री में ठीक होती तो ना 94 की पॉलिसी, ना 2002 की पॉलिसी, ना ही 2015 की पॉलिसी में 17% डॉलर पे रिटर्न दिया जाता और हम यहाँ खड़े होते कि बिजली का यूनिट जो है वो इतना महंगा है कि अनअफोर्डेबल हो गया है और बिकता नहीं है। So think through this very carefully. I think reorganization of the government is extremely important, but the depth and the breadth of the surgery required really requires very good thought process. And let's see कि हम इसको कितना जल्दी कर सकते हैं। Thank you so much डॉक्टर खाकान नजीब साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और सॉलिडरिटी कैंपेन उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। कराची में तालीम के मैदानों में 3-4 सालों से कुछ अजीबोगरीब सूरत हाल है। बच्चों को मैट्रिक और इंटर में मुबैना तौर पर जो है वो फेल किया जा रहा है। ख़ास तौर पर जो इंटर के प्री मेडिकल के जो कराची के लड़के लड़कियां हैं वो फेल हो रहे हैं, और ऐसे बच्चे फेल हो रहे हैं जिनका जो साबका रिकॉर्ड है वो इंतहाई शानदार रहा। रवा बरस इम्तहानात में कामयाबी का जो तनासुब था प्री मेडिकल का वो तकरीबन 33%, जबकि प्री इंजीनियरिंग में 29% रहा। कल एक और केस सामने आया है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है और औरंगी टाउन, उसकी जो तलबा हैं उनके तमाम जो पेपर्स हैं उनमें उनको फेल कर दिया गया है, जबकि जो यही बच्ची थी वो मैट्रिक के अपने ऑलमोस्ट 83 और 84% नंबरों के साथ A1 ग्रेड में पास हुई थी। अब इसमें समझने की ज़रूरत है कि ये हो क्यों रहा है, इस पे बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कायम मकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची शरफ अली शाह साहब। शरफ साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का शरफ साहब। अच्छा शरफ साहब, ये काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। मैं चाहूँगा पहले तो आप अपना वर्डिक्ट रखें कि ये क्या इश्यूज़ आ रहे हैं बच्चों के, उनके पेरेंट्स की तरफ से ये मामला सामने आ रहे हैं कि जो बच्चे मैट्रिक में A1 ग्रेड ले रहे हैं वो इंटर में फ़ेल हो रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? एक बात कि इशू इंटर का नहीं है, और ये
फर्स्ट ईयर का इशू है। अच्छा। जो अभी जो है वर्निंग हुआ है, इंटर पे रिजल्ट पे कोई इशू नहीं हुआ है। ये फर्स्ट ईयर का जो है वो इशू है। एक्चुअली बच्चे जब मैट्रिक से फर्स्ट ईयर में आते हैं तो मैट्रिक तक वो डिसिप्लिन में होते हैं, स्कूल की बाउंड्री में होते हैं। जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो बच्चे थोड़े जो है वो केयरलेस हो जाते हैं, समय कॉलेज में आ गए हैं तो वो कंपैरेटिवली जो है वो अपनी स्टडीज़ की तरफ जो है कम माइल होते हैं, क्लासेस कम अटेंड करते हैं और जो है वो कोचिंग सेंटर्स में या ट्यूशन सेंटर्स वगैरह में जो है वो जाते हैं। और मेन बात ये है कि 3-4 साल से आप बता रहे हैं, 3 साल से जो है यहाँ पर सिस्टम में चेंज हुआ है। एक तो जो है वो करिकुलम चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, उसके लिए जो हमने SLO बेस्ड जो है वो पेपर्स बनाने शुरू किए, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। वो घसे पिटे जो है वो सवालों को थोड़ा चेंज करके थोड़ा टेक्निकली जो है उसको हमने क्वेश्चन करने को दिया है, ताकि पूरे पाकिस्तान में सिस्टम हो रहा है कि आप एजुकेशन को SLO बेस्ड एजुकेशन बनाएं। तो हमने जो है वो तरह की भी तरबियत की थी ताकि जो है वो उनको वो बताया जा सके कि जी थोड़ा पैटर्न चेंज है, सिलेबस चेंज है। उसके बाद जो है जब बच्चे जो है वो अपेयर हुए हैं तो मैट्रिक में जो है वो असेसमेंट करने वाले टीचर्स का मयार और कॉलेज में टीचर्स का मयार बहुत फ़र्क होता है। मैट्रिक में प्राइवेट स्कूल आप जाएंगे, औरंगी, कोरंगी, लियारी, तो इंटर पास बच्चियाँ पढ़ा रही हैं, BSc जो ऐसे वैसे, तो उनका थोड़ा विजन और असेसमेंट का स्टैंडर्ड में फ़र्क होता है। जो कॉलेज के टीचर्स होते हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी देखी होती है, उन्हें पता है सेंट्रल लाइब्रेरी क्या है, बुक बैंक क्या है, बुक बैंक क्या है, वो उन्होंने थोड़ा विजन उनका ब्रॉडर होता है। अच्छा, तो इसमें और वो थोड़ा जो है वो बिल्कुल आपकी बात ठीक होगी शर साहब, उनकी असेसमेंट का, इसमें बच्चों का असेसमेंट का स्टैंडर्ड थोड़ा बेटर होता है। हाँ, इसमें बच्चों का कोई कसूर है, क्योंकि एक बच्चे को अगर मैं असेस कर रहा हूँ मैट्रिक में और मैंने उसको हल्के में असेस किया और उसने 82% 83% ले ली, फर्स्ट ईयर में वो 33% ले रहा है, हाँ। तो इसमें एक तो बच्चे का कसूर नहीं, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कोचिंग सेंटर्स तो 9th और 10th में भी होते हैं, सो ऐसे कौन सा डिसिप्लिन से आरी हो जाते हैं बच्चे। मैंने थोड़ा बात की जी कि बच्चा थोड़ा केयरलेस जो होता है ना, कॉलेज थोड़ा केयरलेस होगा ना शर्फ साहब, थोड़ा केयरलेस का 84-85% से सारे पर्चों में फेल, तो ये मुझे समझ नहीं आ रही। सद्भाव के लिए हमने जो है एक जो है वो कमेटी भी बनाई थी। उसके अलावा हम जो है वो रेडरेस रेल के लिए, अब बच्चे जहाँ पे आ भी रहे हैं तो वहाँ पे स्क्रूटनी फॉर्म पे भरे जा रहे हैं, वहाँ पे जो सबसे सीनियर प्रोफेसर्स हैं, हेड एग्जामिनर, वो जो है उसको रीअसेस करेंगे। पहले रिकाउंटिंग होता था, मैंने कहा नहीं, रीअसेस करेंगे। अगर कोई बच्चे के किसी से नाइंसाफ़ी हुई है तो वो जो है नहीं होने दी जाएगी। अगर उसके उनके असल में एक बच्चे के साथ होता मामला तो बात डिफरेंट होती है ना, तो कई बच्चों के साथ है और लगातार 2 से 3 सालों से ये शिकायतें आई चली आ रही हैं। तो अगर आपने कमेटी कायम की थी तो उस वक्त से अभी तक मैंने बताया कि ऐसे में पहले जो कोविड प्री कोविड पोस्ट कोविड, उसमें जो है वो मार्क्स धड़ाधड़ दिए गए, उसमें जो है वो पूरा MCQs पे पैटर्न बनाया गया, रास्ते से दोबारा रिवर्स किया गया, तो उस वजह से जो बच्चे जो है वो उस पैटर्न पे नहीं आ सके। अच्छा, मैट्रिक में मार्क्स वैसे भी ज़्यादा बनते जैसे। अच्छा शर्फ साहब, एक चीज़ ये कि मैंने बताया ये जो करिकुलम चेंज हुआ, ये बच्चे केयरलेस हुए, ये सिर्फ कराची के हुए, ये और सिंध में नहीं इस तरह की सिचुएशन हमें देखने में मिली। वो थोड़े लिबरल, ये जो है एग्जामिनर जो होते हैं वो एक नहीं होता, 3 होते हैं। एक एग्जामिनर होता है लेक्चरर जो है वो एग्जामिन करता है कॉपी को, फिर डिप्टी एग्जामिनर होता है जो मोस्टली असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, उसके बाद हेड एग्जामिनर होता है जो प्रोफेसर होता है। जब 3 एक कॉपी को देखते हैं उसके बाद जो है लेजर पे उसके मार्क्स चढ़ते हैं, और इसी वजह से हमने दोबारा जो है सीनियर तरीन और वेल रिपुटेड प्रोफेसर्स को, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को जो है अपने उधर बैठाया हुआ है अपने रोकेश करके कि वो रीअसेस करेंगे, और जो शिकायत आती जाएंगी वो पूरा महीने से ऊपर भी लग गया तो कोई इशू नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला जल्दी से जल्दी पूरे बच्चों के ग्रीवेंसेस दूर करेंगे। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा इक़दाम उठा रहे हैं, लेकिन लेट मी रिपीट माय क्वेश्चन अगेन। आपने कहा कि और हमने ये स्क्रूटनी फी भी जो है पहली दफ़ा जो है 50% कम कर दी है। अच्छा, ताकि जो है बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके। अच्छा, लेट मी रिपीट माय क्वेश्चन अगेन सर, कि ये जो नताइज आ रहे हैं ख़ास तौर पे कराची में, और
इससे यकीनन ये बात ना समझी जाए कि कोई इसमें शहरों में फ़र्क किया जा रहा है। ये बड़ा सीधा सा सवाल है। ये जितना प्यारा हमें कराची, उतना प्यारा हैदराबाद, उतना प्यारा लाड़काना, सारे हमारे शहर हैं, हम सिंध के वासी हैं। लेकिन ये जो आपने एक मंतक पेश की कि जी करिकुलम चेंज हुआ, कोविड में बच्चों को ज़्यादा मार्क्स मिल गए, ये सिर्फ कराची के बच्चों के साथ ही हो रहा था। सिर्फ कराची के बच्चे ही कोचिंग सेंटर जाना शुरू कर देते हैं इंटरमीडिएट में या फर्स्ट ईयर में, सिर्फ कराची के बच्चे ही इल डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। आई मीन वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग एनीवेयर एल्स इन सिंध, वाई ओनली इन कराची? बोर्ड की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। कराची के प्रोफेसर हैं जो असेस करते हैं, ये जो है सिंध प्रोफेसर लेक्चर एसोसिएशन के नुमाइंदों को बिठाते, तो वो भी इसमें ज़रा गुफ्तगू में शामिल होता कि वो प्रोफेसर चेक करते हैं, जैसे मैंने बताया कॉलेज के साथ चेक करते हैं, जो रिपोर्टर होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनको ही हम बुलाते हैं, वही असेस करते हैं। और बाकी जो आपके जो कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, कंपैरेटिव ज़रूर नहीं है, हो सकता है उनका नॉलेज कम हो सकता है उनका जो है असेसमेंट स्टैंडर्ड जो है वो कम हो कराची वालों से, हो सकता है वो ज़्यादा लिबरल हो, तो पता नहीं, आई डोंट व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से, तो कुछ भी आई डोंट नो कि, लेकिन वो जो है वो कराची के प्रोफेसर चेक करते हैं काफ़ी ये। और जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि उनका स्टैंडर्ड कम हो सकता है उनकी नॉलेज कम हो, वहाँ पे असेस करने वाले की हो सकता है वो लिबरल हो सकता है वो ज़्यादा जो है वो कुछ खुले हाथ के देते हो मार्क्स, आई डोंट नो। जैसी कोई हार्ड पॉलिसी नहीं है, ना रूल है बोर्ड में, तो इसी वजह से जो है वो इसकी स्टडी में नहीं, हम नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन जो है हमारा अभी इस वक्त टास्क है कि बच्चों को रिलीफ दिया जाए। तो बच्चे अभी तक जो है कल तक जो है 502 स्क्रूटनी आ चुकी है, सिर्फ 502 स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराए जा चुके। अगर बच्चे हमारे उस रिजल्ट में मुतमईन नहीं होते तो हम जो उनको कॉपी दिखाएंगे, हमने कहा है 12 का है कि उनको अपने टीचर्स के साथ आ जाए, अपने पेरेंट्स के साथ आ जाए। और पेरेंट्स से बेहतर है जो बंदा जाने, कोई उनका टीचर हो, ट्यूशन टीचर हो, कोचिंग सेंटर का हो, अगर बहन भाई पढ़ा लिखा हो, सब्जेक्ट जानता हो, केमिस्ट्री फिजिक्स का जो सब्जेक्ट में मसला हो, तो वो जो है वो आके कॉपी देखें, हम उनको कॉपी दिखाएंगे। कल तक 500 के करीब स्क्रूटनीज आई हैं। लेकिन शरफ साहब, अब आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि फ़र्ज़ कीजिए अगर हमारा मैट्रिक में करिकुलम ईजी है, अगर मैट्रिक में हमें ज़्यादा आसानी से मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब ये तो स्टूडेंट्स के अपने फ्यूचर के लिए ख़राब है ना कि मैट्रिक में अगर उनको आसानी से मार्क्स मिल रहे हैं और इंटर में जब रियल टेस्ट आता है उसमें वो क्रम्बल कर जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि पहले से ही उनका जो लेवल है, चैलेंज लेवल, उसको बढ़ा देना चाहिए ताकि फिर इस तरह की सिचुएशन ना हो? जी हाँ, डेफिनेटली वो कॉलेजेस में अब जो है वो टीचर्स की ट्रेनिंग का भी जो है बंदोबस्त किया गया है, ताकि जिस पैटर्न पे करिकुलम बना है, SLO बेस्ड जो है आप जो है वो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, तो वो उस तरीके से अब टीचिंग भी SLO बेस्ड पे की जाए, ताकि जो है बच्चे ज़्यादा फेमिलियर हो सके और सिस्टम को जो है ज़्यादा बेहतर समझ सकें। अच्छा, बहुत शुक्रिया शरफ अली शाह साहब। उम्मीद करते हैं कि ये 500 स्क्रूटनीज 500 ही रहें और 500 से ज़्यादा ना आए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कराची के बच्चे और बिल जो है वो इतना ज़्यादा दाव पे लग चुका है, लेकिन कुछ बातें जो कि मुझे समझ में नहीं आई। आई एम एब्सोल्युटली बैफल्ड, आई एम एब्सोल्युटली नॉट सेटिस्फाइड कि कराची के बच्चे इंटर में आके। एक चीज़ मुझे बताएं, कोरोना को, कोविड को गुजरे ना अब ज़माने हो चुके हैं, मेरा ख्याल है अब उससे हमें बाहर निकल के आना चाहिए। हर चीज़ का जो एक्सक्यूज़ है ना, एक लेम एक्सक्यूज़, वो हम कोरोना के ऊपर डाल देते हैं। उन्होंने जो बातें की हैं, शरफ साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैंने कहा अगर आपको फर्दर क्वारी है तो आप मेरे ऑफिस में आ जाए, आई कैन जो है वो ट्राई टू मेक यू समथिंग क्लियर देयर। We'll have to because it's about the future of 500 students. So please हम आपसे रब्ता कर लेते हैं, we'll come over you और वहीं पे फिर आपका इंटरव्यू भी करते हैं और जो बच्चे हैं उनके साथ मजीद भी हम विल ट्राई टू ब्रिंग ऑन किड्स एज वेल सो दैट जो भी मसले मसाइल हैं वो हल हो सके। थैंक यू वंस अगेन सर, और उम्मीद करते हैं कि आपने अभी वक्त दिया, हम आएंगे आपके पास और वहाँ आके भी इस मसले का भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझे लगता है कि हमें डायरेक्टली जाके पूछना चाहिए, लेकिन अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। प्लीज़ और ब्रेक में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक जनाब। उम्र के बढ़ने के साथ साथ चेहरे के खदोखाल और जल्द में जो है वो तब्दीली आती है, दैट्स नेचुरल। आप एज करते हैं तो सदा कोई भी जवान नहीं रहता, लेकिन हाँ हम उसको मेंटेन ज़रूर कर सकते हैं। झुर्रियाँ पड़ने से भी बचाया जा सकता है। काफ़ी आजकल क्रीम्स आ गई हैं, डिफरेंट चीज़ें लगा सकते हैं। कम उम्री में भी ऐसा हो सकता है क्या? कम उम्री में मैं क्यों जवाब दूँ, डॉक्टर साहबा से पूछते हैं जिनको बुलाया है। डॉक्टर रामीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से डायरेक्टली पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहबा वेलकम टू द शो। बहुत अच्छा लगता है जब भी आप आती हैं। तो फैसल ने कहा कि कम उम्री में भी झुर्रियाँ पड़ सकती हैं, तो भाई यही पहला सवाल है। इसके रीजंस बहुत सारे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ये है कि लैक ऑफ गुड डाइट एंड देन सन एक्सपोजर, डिहाइड्रेशन की वजह से, लैक ऑफ स्लीप की वजह से, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है बच्चों को, और स्मोकिंग की वजह से। तो काफ़ी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बहुत यंग एज में जो है वो लड़के और लड़कियां दोनों दे गो थ्रू दिस थिंग कि उन्हें फाइन लाइंस हो जाते हैं, रिंकल्स हो जाते हैं। सो देयर आर मेनी रीजंस टुवर्ड्स इट। लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट वन, जो कि आपने बताया पानी नहीं पीते हम, बहुत सारी हमारी हमारे अपने पार्ट पे बहुत सारी लैकिंग है। बट सन एक्सपोजर ना, हमारे यहाँ ख़ास तौर पे अगर हम मेट्रोपॉलिटन्स में बात कर लें, कराची, लाहौर हो गया, we don't wake up, we just don't wake up in that golden hour, तो एक तो ये कि कितना ज़रूरी है उस गोल्डन आवर में उठना। आप भले से आपकी शिफ्ट कोई भी हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, कितना ज़रूरी है उस 1 घंटे को वो कंज्यूम करना। एंड इज देयर एनी रिप्लेसमेंट? अच्छा, मेरा सन एक्सपोजर से मतलब ये था कि सन एक्सपोजर ज़्यादा है हमारा। लैक ऑफ सन एक्सपोजर जो वो अलग बात है। सन एक्सपोजर हमारा ज़्यादा है और उसकी वजह से फाइन लाइंस और रिंकल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर दिस कि उठना कितना ज़रूरी है। सी, हमारे एक सर्कैडियम है एक बॉडी का, हमने 7 to 8 आवर्स स्लीप लेनी है। हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि रात हो गई है, अब मैंने सोना है, और दिन हो गई है। तो दिस इज़ ऑल नेचुरल, राइट? तो इस पीरियड में हमने सोना है और एक वक्त पे हमने ऑब्वियसली 7 to 8। डॉक्टर साहब यहाँ मैं थोड़ी देर आपको रोकना चाहूँगी। फेसबुक पर हम इस वक्त लाइव हैं बोल्ड ब्रेकिंग्स पर, तो आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं स्किन से रिलेटेड तो वो आप कर सकते हैं। हम डॉक्टर रामीन से पूछकर आपको अभी जवाब दे देंगे। जी प्लीज़। तो दैट इज़ ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट, बट हमारे पास जो फाइन लाइंस और रिंकल्स का रीज़न है कि सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। सन एक्सपोजर में ये मतलब हो जाता है कि हम सनस्क्रीन जो है वो नहीं यूज़ कर रहे होते हैं। तो सन एक्सपोजर आपको पता है कि इट्स बैड फॉर योर स्किन। तो जब सन एक्सपोज होता है तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होता है, तो दैट इंटरेक्ट्स विद आवर नॉर्मल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। तो नॉर्मल फंक्शंस हमारे क्या हैं कि नॉर्मल फंक्शन है कि हमारा कोलेजन प्रोड्यूस होगा, हमारा इलास्टिन प्रोड्यूस होगा। तो ये सब फंक्शंस नहीं होते हैं ड्यू टू सन एक्सपोजर। तो इस वजह से जो है वो बच्चों को हमें बताना चाहिए कि आप सनस्क्रीन अप्लाई करें और टेक गुड केयर ऑफ़ योर स्किन। और सबसे ज़्यादा एक और बड़ा रीज़न है स्क्रीन टाइमिंग। लॉट ऑफ स्क्रीन टाइमिंग जो है वो बच्चों की, जी स्क्रीन टाइमिंग की वजह से। कैसे प्लीज़? अच्छा, आई एक्सप्लेन इट टू यू। थोड़े से देयर इज साइंस बिहाइंड इट। तो जब हमारा स्क्रीन टाइम जो होता है, जब हम बहुत ज़्यादा मोबाइल या फिर टीवी देख रहे होते हैं, तो उससे हम ब्लू लाइट से बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है। तो वो जो ब्लू लाइट होती है दैट कम्स डाउन टू द सेम थिंग कि वो फ्री रेडिकल्स हमारी स्किन में प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फिर ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग से हमारी स्किन पे जो है वो डिहाइड्रेशन भी होती है। और ये 2-3 रीजंस होते हैं स्क्रीन टाइमिंग की वजह से। और आजकल आपको पता है कि हर किसी के पास फ़ोन है और हमारा स्क्रीन टाइम जो है वो इट्स प्रॉब्लम मोर देन 10 hours to 12 hours। बच्चे तो आपको पता है कि सोशल मीडिया जो है वो कितना ज़्यादा यूज़ होता है। स्क्रीन टाइम से आंखें तो ख़राब हो ही रही हैं, साथ में आप फाइन लाइंस और रिंकल्स लाइक आई एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ दिस इशू कि बहुत यंग लड़कियां हमारे पास आ रही होती हैं एंड दे से कि उन्हें रिंकल्स हो रहे हैं। तो रिंकल्स अब वो कहते हैं कि आप बोटॉक्स लगवा लें। अब इतने यंग लोगों में बोटॉक्स लगाते हुए भी हमें ये होता है कि नहीं लगाना चाहिए। तो हम उनको काउंसिल कर रहे होते हैं इन चीज़ पे, क्योंकि ये देखें ये चीज़ें आपकी पूरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मांगती हैं। आपको अच्छी डाइट रखनी चाहिए, आपको स्लीप प्रॉपर लेनी चाहिए, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आनी चाहिए, स्क्रीन टाइम कम रखना चाहिए, स्क्रीन टाइमिंग आपको कम रखना चाहिए, हाइड्रेशन आपको अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। और लास्ट आपको ऐसे प्रोडक्ट्स अब बस जो आप देख रहे हैं टीवी पे वो आपने इस्तेमाल नहीं करना है। आपने एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना है, उससे कंसल्ट करना है और वो आपकी स्किन के हिसाब से जो भी आपको स्किन प्रोडक्ट्स दें जो कि सेफ़ हों तो वो हमें इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है आपने कहा कि सनस्क्रीन एंड ऑल ये सारा कुछ हो गया, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं चाह रही हूँ कि इस चीज़ पर हम ज़रूर बात कर लें
कि इतनी यंग एज में अगर आ गई हैं झुर्रियाँ बच्चियों की या बच्चों की दोनों की, और आप बोटॉक्स नहीं लगाना चाहते हैं उनको, तो फिर उनको कैसे रिकवर किया जाएगा? मेडिकेशन के थ्रू या फिर उनका लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन करके, तो वो क्या वापस चली जाएंगी, उनका वो फ्रेश हो जाएगा सारा? वापस ऑब्वियसली किसी भी डैमेज को रिवर्स करना इज़ नॉट दैट पॉसिबल, मतलब इतना आसान नहीं होता, लेकिन हाँ हम उसको बेहतर कर सकते हैं और मज़ीद ख़राब होने से हम बचा सकते हैं। हम पेशेंट को ये कहते हैं कि आप अपनी स्किन केयर अच्छी रखें, फिर आप अपनी डाइट, आजकल अगर आपने ये भी देखा हो कि यंग लड़कियों में मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत होती हैं। आयरन डेफिशिएंसीज एक्सट्रीमली कॉमन इन आर स्पेशली पाकिस्तान, मतलब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लाइक यंग गर्ल्स दे आर एनेमिक, तो वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी हमें फाइन लाइंस और रिंकल्स होते हैं, तो वो हम करेक्ट करते हैं, पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट्स करवाते हैं, फिर कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं। ऑब्वियसली हम उन्हें कहते हैं कि सिर्फ सप्लीमेंट्स पे आपने फोकस नहीं करना होता, आपने अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट भी लेनी होती है जिसमें आपके फैट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्ब्स होते हैं, वेजीज़ होते हैं, आपके नट्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपने लेना बहुत ज़रूरी होता है इन ऑर्डर फॉर योर स्किन टू परफॉर्म इन अ नॉर्मल फंक्शन। अच्छा, वैसे जैसे आपने कहा कि अच्छी डाइट, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ मार्केट में मिल रही है वो स्टीरॉइड्स लगा के बड़ी कर दी है, तो मुझे तो लगता है आधी हमारी सेहत तो वहाँ से भी बर्बाद हो रही है कि जो हम हेल्दी समझ के खा रहे हैं, या इवन लोगों को लगता है जो कैन फूड होता है, प्रोसेस होता है, वो जो बहुत सारी मशहूर ज़माना कंपनीज़ हैं कि भाई अच्छा तो प्रोटीन लेना है तो चलो इस वाली ब्रांड की चिकन खा के प्रोटीन ले लेते हैं, तो फिर वहाँ से भी न्यूट्रिशन जो है हमें प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है। जो हम 100% अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं वो 40-50% आता है, तो ऐसे में फिर क्या करें हम? ऐसे में सोशल मीडिया विल प्ले अ ह्यूज रोल ओवर हियर। अब तो अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हमारे पास है कि हर किसी को पता है कि क्या चीज़ सही और क्या चीज़ सही नहीं है, एंड इफ़ यू हैव ऑब्जर्व्ड तो हम ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं बजाय कि हम पैकेज फूड की तरफ जाएं। तो जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको यही कहते हैं कि जो चीज़ बंद है किसी चीज़ में, जस्ट डोंट टेक इट, टेक रॉ थिंग्स। आपने वेजीज़ खानी है जो कि हम वी आर सपोज टू टेक, राइट? हम पैकेज खाना खाने के लिए नहीं आए थे, तो जब वो पैकेज खाना होता है तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स आर नॉट दैट हेल्दी फॉर यू सेड ऑर्गेनिक, सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑन फेसबुक, हसन का सवाल है कि इज देयर एनी ऑर्गेनिक वे कि हम इसको या तो आने से रोक सकें, या फिर अगर आ गई हैं तो फिर उसको ऑर्गेनिकली किस तरीके से हम जी। वही मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें और डाइट अपनी जो है वो प्रॉपर लें, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं हो आपके अंदर, विटामिन डी की कमी नहीं हो। हम पाकिस्तानियों में, एशियन जो हैं सब के सब, वी आर ऑल विटामिन डी डेफिशिएंट, एंड विटामिन डी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। हमारे 20 से 25 फंक्शंस में वो रोल प्ले कर रही होती है, तो आप अपनी विटामिन डी करवाएं। बेसिक प्रोफाइल टेस्ट जो है वो हर 6 महीने 1 साल में होना चाहिए, एंड ये तो हर इंसान को प्रैक्टिस करना चाहिए। लड़के या बच्चियां हैं जिनको ये टेस्ट करवाना शुरू कर देना चाहिए? 16 अबव 16 आप शुरू कर दें ये सब चीज़ें। साल में आप अपना एक बेसिक प्रोफाइल टेस्ट करवा लें जिसमें आपको ये पता हो कि आपकी CBC सही है, आपकी आयरन प्रोफाइल ठीक है, विटामिन डी ठीक है और कैल्शियम लेवल्स आपके ठीक हैं। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि जब इस तरह की कुछ चीज़ें शुरू होती हैं तो बड़ों का कहना होता है अभी तो तुम छोटे हो, अभी क्या ज़रूरत है तुम्हें, सबको यही लग रहा होता है। अच्छा, वैसे 25 साल तक हमारी बॉडी भी हमें जो है ना वो फॉरगिव कर रही होती है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें खुद प्रोड्यूस कर रही होती है और वो उसमें इतने स्टेमिना होता है कि वो काफ़ी बुरी चीज़ों को कोप कर सके। बट आफ्टर 25 चीज़ें जो है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड्स की तरफ जा रही होती है। ओके, देयर इज अनदर क्वेश्चन ऑन फेसबुक। विक्टर इज आस्किंग कि एक्सेस ऑफ मेकअप या फिर उसको रिमूव प्रॉपरली ना करने से भी these fine linings appear? Definitely. What I emphasize on a lot is कि आपने anyhow रात में no matter how much sleepy you are, you're supposed to take off your makeup. मतलब sleeping with your makeup on is a disaster for your skin. और मेकअप में तो इतने सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है और एज अ डॉक्टर मुझे भी नहीं पता, तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि प्लीज़ इस्तेमाल करें, लेकिन रात को निकाल के आपने प्रॉपरली उसको क्लेंजर इस्तेमाल करके वैसे सोना है। और स्किन केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रात में। No matter how sleepy you are, you have to perform your skin care at night and remove your makeup and then go to sleep.
अच्छा वैसे डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा ना स्किन रिजीम वो नाइट केयर रूटीन एंड ऑल, जब मैं उसे करना शुरू होती हूँ तो मेरे तो पिंपल्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। प्रॉब्ली यू आर नॉट यूजिंग द राइट स्किन मुझे एक मेरी स्किन बहुत हाइपर सेंसिटिव है, लाइक मुझे Hypersensitive है। कोई चीज़ सूट नहीं करती। हम यहाँ पे इतना बेसिस वगैरह भी नहीं लगाते हैं, इसीलिए उसके नीचे भी मॉइस्चराइजर और Moisturizer, बहुत हर सारी चीज़ें चीज़ें लगानी लगानी होती हैं। पड़ती हैं। तो ये चीज़ भी बहुत है कि अक्सर आपने देखा होगा कि हम बड़े मुतासर होकर ना मेकअप आर्टिस्ट हो जो मुआज जो दिखा रही होती हैं रात को, जो स्किन रूटीन आपकी, जब उनसे मुतासर होकर हम करते हैं तो स्किन और ख़राब होना शुरू हो जाती है। देखिए इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर स्किन केयर जस्ट नाउ तो ऑब्वियसली आपकी स्किन रिएक्ट करती है, बट किसी भी अच्छी स्किन केयर को आपने एटलीस्ट 3 मंथ्स देने होते हैं टू परफॉर्म इट्स एक्शन। देखिए रिएक्शन, अगर आप कोई पोटेंट, आप कोई फजूल सी चीज़ लगा रहे हैं, वो आपको सिर्फ एक वक्ती का आपको ग्लो दे देता है और वो ठीक आप खुश हो जाते हैं। लेकिन आप जब पोटेंट चीज़ें लगाते हैं, पोटेंट से ये होता है कि जिनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो थोड़े से टाइम के लिए आपको थोड़ा सा इरिटेट कर देते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। मतलब बेहतरीन हल ये है कि भाई डॉक्टर के पास जाएं और पूछें कि भाई मुझे नाइट केयर रूटीन क्या होनी चाहिए मेरी, मुझे कौन सा सनब्लॉक लगाना है, मेरे ऊपर कौन सा मॉइस्चराइजर सूट करेगा, कौन सा फेस वॉश। खुद से अपने डॉक्टर ना बने प्लीज। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमीन फॉर कमिंग। तो यू नो द ऑर्डर ऑफ द डे इज प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और इसी के साथ दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।